नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारतीय राजनीति के उस ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर बात करने वाले हैं जिन्हें हम सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पूरा युग कह सकते हैं। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी, एक नेता नहीं, एक युग। आज हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे बल्कि ये समझेंगे कि कैसे एक बेहद साधारण सी पृष्ठभूमि से निकलकर कोई देश की धड़कन बन जाता है। एक ऐसे इंसान जिनका उनके कट्टर राजनीतिक विरोधी भी दिल से सम्मान करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी आवाज में कविता थी और फैसलों में गजब की दृढ़ता। ये कोई आम सी लाइन नहीं है। सच कहूं तो ये उस इंसान के पूरे चरित्र का सटीक निचोड़ है जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। जरा सोचिए, क्या ये कमाल की बात नहीं है कि एक ही इंसान के अंदर एक बेहद भावुक और संवेदनशील कवि भी बसता है और साथ ही चट्टान की तरह मजबूत फैसले लेने वाला एक निडर राजनेता भी। यही वो दिलचस्प विरोधाभास है जो अटल जी को इतना खास बनाता है। आइए उनके इसी दोहरे और बेहद आकर्षक स्वरूप को करीब से समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे एक कवि के जन्म की, फिर चलेंगे राजनीति के शिखर तक, उसके बाद उनके ऐतिहासिक और कड़े फैसलों पर नजर डालेंगे, फिर बात होगी शांति और कूटनीति की, और आखिर में समझेंगे उनकी अमर विरासत को। चलिए फिर बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। एक कवि का जन्म। आखिर इस शानदार सफर की शुरुआत हुई कहाँ से थी? तारीख थी 25 दिसंबर 1924 और जगह थी मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर। अब आप सोचेंगे कि हम ये तारीख और जगह क्यों बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी महान नेता अचानक से रातों रात नहीं बन जाता। उनका शुरुआती माहौल तय करता है कि वो आगे चलकर क्या बनेंगे। और ग्वालियर की इस जमीन से शुरू हुई ये कहानी आगे चलकर भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा अध्याय बनने वाली थी। अब जरा उनके बचपन के माहौल को देखते हैं। उनके पिता पेशे से एक शिक्षक थे और साथ ही एक कवि भी। जाहिर सी बात है, जब घर में ही पढ़ाई लिखाई और कविताओं का ऐसा शानदार माहौल हो तो उसका असर तो होना ही था। बचपन से ही अटल जी के अंदर लिखने और सार्वजनिक मंच पर बोलने का एक जबरदस्त जुनून पैदा हो गया। पिता की कविताओं की वो लय और एक शिक्षक का वो अनुशासन, इन दोनों के अनोखे तालमेल ने ही उन्हें आगे चलकर इतना ओजस्वी वक्ता बनाया। सच कहूं तो उनके अंदर का राजनेता भले ही दुनिया के सामने बाद में आया हो, लेकिन एक बेहतरीन कवि बहुत पहले ही जन्म ले चुका था। तो ये तो थी उनके बचपन की बात। अब बढ़ते हैं हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ, राजनीति के शिखर तक का सफर। सोचने वाली बात है ना कि एक कवि के कोमल मन वाला व्यक्ति राजनीति के इस चुनौतीपूर्ण मैदान में कैसे उतरा। उनकी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई भारतीय जनसंघ के साथ, और यहाँ उनकी वो कमाल की भाषण कला बहुत काम आई। उनकी बिल्कुल स्पष्ट सोच और बातों में जो जादू था ना, उसने उन्हें बहुत जल्द संसद के गलियारों में और विपक्ष के एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। पता है, जब वो संसद में खड़े होकर बोलते थे तो सब बस सुनते रह जाते थे। उनके शब्द हवा हवाई नहीं होते थे, बल्कि उनमें गजब की गहराई होती थी। एक मजबूत और तार्किक विपक्ष क्या होता है, ये उस दौर में अटल जी को देखकर बड़ी आसानी से समझा जा सकता था। लेकिन देखिए, देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का उनका ये सफर कोई सीधा और आसान रास्ता नहीं था। ये किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। साल 1996 में वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो सरकार सिर्फ 13 दिन ही चल पाई। सोचिए ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। उन्होंने हार नहीं मानी। 1998 में वो फिर से प्रधानमंत्री बने और फिर आखिरकार 1999 में उन्होंने पूरे बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार बनाई। उनका ये पूरा सफर इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि अगर आपके अंदर धैर्य और पक्का इरादा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं उनके सफर के तीसरे और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, ऐतिहासिक और कड़े फैसले। अब हम उस राजनेता को करीब से देखेंगे जिसके फैसलों में दृढ़ता की बात हमने बिल्कुल शुरुआत में की थी। उनके इस कार्यकाल को अगर हम सुशासन का एक मास्टर क्लास कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। कुछ बेहद बड़े मील के पत्थर उनके नाम दर्ज हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा, पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। एक ऐसा फैसला जिसने रातों रात भारत को एक पूर्ण परमाणु शक्ति बनाकर दुनिया के नक्शे पर पूरे दमखम के साथ खड़ा कर दिया। दूसरा था कारगिल युद्ध के दौरान उनका नेतृत्व। इतने मुश्किल हालात में भी उन्होंने जो मजबूती और संकल्प दिखाया वो काबिले तारीफ था। और तीसरा स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सड़क परियोजना।
इसने भारत के प्रमुख महानगरों को आपस में जोड़कर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तस्वीर ही बदल दी। सत्ता में उनका समय सिर्फ अच्छे भाषण देने तक सीमित नहीं था, बल्कि वो ऐसे ही ठोस और दूरगामी फैसलों से भरा हुआ था। तो एक तरफ तो ये कड़े और ऐतिहासिक फैसले थे। अब जरा उनके नेतृत्व के एक बिल्कुल अलग पहलू की ओर मुड़ते हैं, शांति और कूटनीति। ये उनके काम करने के तरीके का वो हिस्सा है जो एक बेहद दिलचस्प और संतुलित नजरिया पेश करता है। यहाँ आपको एक बहुत ही कमाल का कूटनीतिक बैलेंस देखने को मिलेगा। जरा इसे ऐसे समझिए, एक तरफ भारत को एक परमाणु शक्ति बनाने जैसा कड़ा और साहसिक कदम है, और ठीक उसी के समानांतर दूसरी तरफ शांति की एक बड़ी पहल, लाहौर बस यात्रा की शुरुआत। एक हाथ से देश की सामरिक शक्ति को इतना मजबूत करना और दूसरे हाथ से पड़ोसियों की तरफ शांति का हाथ बढ़ाना। ताकत और संयम को एक साथ लेकर चलने का ऐसा बेहतरीन तालमेल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। उनके इसी नजरिए को उनका एक बहुत ही मशहूर वाकया पूरी तरह से बयां कर देता है। उन्होंने कहा था, हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और दार्शनिक सोच छिपी थी। पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने की उनकी जो भी कोशिशें थीं, वो इसी बुनियादी समझ पर टिकी थी कि शांति हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये सिर्फ भीड़ को खुश करने वाला कोई राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि कूटनीति का एक ऐसा मूल सिद्धांत था जिसने भारत की विदेश नीति को सच में एक नई दिशा दे दी। तो दोस्तों, हमने उनके जीवन के लगभग हर बड़े और अहम पड़ाव पर बात कर ली है। अब हम अपनी इस चर्चा की आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, एक अमर विरासत। अब हम वापस उसी बात पर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। देखिए, राजनीति की उन भारी भरकम बातों से अलग वो दिल से एक महान कवि थे। देश के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे होने के बावजूद उनकी वो कविताएं लगातार लोगों को जोड़ती रहीं, प्रेरित करती रहीं। उनके वो शब्द, उनकी आवाज का वो खास जादू और बोलते बोलते उनका वो मशहूर ठहराव, वो आज भी हम सबके जहन में एकदम ताज़ा हैं। सच तो ये है कि जब कोई भी राजनेता अपनी कला और मानवीय संवेदना के जरिए सीधे जनता के दिलों तक पहुंचता है ना, तो उसका असर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। देश के लिए किए गए उनके इन्हीं असाधारण कामों को सम्मान देने के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 16 अगस्त 2018 को उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन सच कहूं तो ऐसे लोग केवल शारीरिक रूप से ही जाते हैं। उनके विचार, उनकी नीतियां और उनका विजन एक ऐसी प्रेरणा बन जाते हैं जो देश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही अहम और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। कविता और राजनीति का ये जो बिल्कुल अनूठा संगम था, ये आने वाले कल के नेताओं को कैसे प्रेरित करेगा? एक ऐसा नेतृत्व जो जरूरत पड़ने पर अपनी पूरी ताकत भी दिखा सकता है और शांति के लिए सबसे पहले हाथ भी बढ़ा सकता है, जो पत्थर की तरह कड़े फैसले भी ले सकता है और दिल को छू लेने वाली कविताएं भी लिख सकता है ना ये सोचने वाली बात? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस खास विश्लेषण में बस इतना ही। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।